देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस किया था लेंज़ेस लॉ के बारे में, और दूसरा हमने डिस्कस किया था एसी और डीसी करंट के बारे में। बातें नहीं करें बेटा जो बाहर बैठे। आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा, वो हम डिस्कस करेंगे सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। तो पहले हमारे पास है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन किसको कहा जाता है या सेल्फ इंडक्शन क्या होती है, पहले इस बात को समझते हैं। देखिए बेटा, सेल्फ से नेम से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि सेल्फ का मकसद क्या होता है। तो सेल्फ इंडक्शन को आज डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए बेटा, सेल्फ इंडक्शन का मकसद होता है, सपोज करें आपने एक कॉइल ली। अब इस कॉइल को आप एसी सोर्स से कनेक्ट कर, ठीक है। ये हमारे पास कॉइल है, ये एसी सोर्स से कनेक्ट किया। अब सपोज ये भी कर लें कि ये जो एसी सोर्स है, इसकी ज्यादा से ज्यादा ये कितना करंट दे सकता है, ये 1 एम्पियर करंट दे सकता है। अब अगर ये 1 एम्पियर करंट दे सकता है, तो मैंने कल आपको बताया था कि एसी करंट जब किसी भी कॉइल के अंदर फ्लो करता है, तो वो 0 से बढ़ के 1 एम्पियर होगा, फिर वो 1 एम्पियर से कम होके 0 होगा, फिर दूसरे डायरेक्शन में बढ़ के 1 एम्पियर होगा, फिर 0 होगा। मीन्स वो करंट जो होगा वो कॉइल के अंदर इंक्रीज होगा और कॉइल के अंदर डिक्रीज। आपने यहाँ पे 1 एम्पियर है। 1 एम्पियर का मकसद है करंट 0 से बढ़ेगा, 0 से बढ़ के ये 0.5 होगा, और 0.5 से ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। मीन्स ये करंट 0 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो आपको पता है जैसे जैसे इस कॉइल के अंदर करंट बढ़ेगा, तो ये बेटा सोलिनॉइड है, और सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हमने पढ़ा था म्यू नॉट आई। मीन्स इसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट की। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ेगा, तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग। इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बढ़ेगी, करंट बढ़ता जाएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में बाहर वाली नहीं बना रहा, सिर्फ अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड बना। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। फिर इसमें जब करंट कम होगा, तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। आप इस तरह से देख सकते हैं कि करंट जैसे चेंज होगा, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बढ़ेगी और इसके अंदर कम होगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, इसकी अपनी है। ठीक है। तो जब हम किसी भी कॉइल को कोई भी चेंजिंग करंट देते हैं, आपको पता है एसी होता ही चेंजिंग है, जरूरी नहीं एसी है, आप डीसी दें, उसके अंदर एक बटन रखें, करंट बढ़ाएं करंट कम करें, भले मैन्युअली रियोस्टेट लगाएं। रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टर होता है, जैसे ये फैन का डिमर होता है वेरिएबल रेजिस्टर, या डीसी सोर्स लगा के उसमें ये लगा दें, इसको करंट को बढ़ाएं कम करें, तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर चेंज होगी, बाहर भी चेंज होगी, अंदर भी चेंज। तो फैराडे का लॉ क्या कहता है, जब किसी भी कॉइल के अंदर
मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब यहाँ पे इस कॉइल के अंदर किसका फ्लक्स चेंज हो रहा है? इसका अपना चेंज हो। तो फैराडे के लॉ के अंदर कहीं भी नहीं कहा गया कि किसी दूसरी कॉइल का फ्लक्स किसी कॉइल में चेंज, उसमें सिंपली कहा गया किसी भी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज हो, फिर वो कोई भी फ्लक्स चेंज। तो जब किसी भी कॉइल के अंदर हम इस तरह से एसी करंट देते हैं तो वो एसी करंट उस कॉइल के अंदर चेंज होता है। एसी करंट के चेंज होने की वजह से उस कॉइल के अंदर उस कॉइल का अपना फ्लक्स चेंज होता है। तो उसके अपने फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे दो ईएमएफ हो जाएंगे। एक वो ईएमएफ जो बाहर से करंट दे रही है और एक वो ईएमएफ जो इसके अपने फ्लक्स के चेंज होने की वजह से बनी है। तो लेंज़ेस लॉ क्या कहता है? लेंज़ेस लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो हमेशा उस काज को अपोज करेगी जो काज उसे राइज कर। अब यहाँ पे फ्लक्स चेंज होने का काज कौन सा है? इस सोर्स से करंट का बढ़ना। ये जो एक्सटर्नल ईएमएफ है ये करंट को क्या करेगी? बढ़ाएगी। तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो इस करंट को बढ़ने से रोकेगी। जब एक्सटर्नल ईएमएफ करंट को कम करेगी तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उस करंट को कम होने से रोकेगी। तो ये जो ईएमएफ होती है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, इस जो ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन पैदा होती है। तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से पैदा होती हुई ईएमएफ जब एक्सटर्नल ईएमएफ करंट को बढ़ाएगी तो करंट के बढ़ने को रोकेगी। जब एक्सटर्नल ईएमएफ करंट को कम करेगी तो वो करंट के कम होने को रोकेगी। इसलिए इसको हम कहते हैं बैक ईएमएफ। ऐसी ईएमएफ को हम क्या कहते हैं? बैक ईएमएफ। और वो बैक ईएमएफ जो बनती है वो रेजिस्टेंस वाला काम करती है। जैसे रेजिस्टेंस होती है ना, वो भी क्या करती है? करंट के फ्लो को अपोज करती है। तो ये जो बैक ईएमएफ होती है, जब ये एक्सटर्नल सोर्स करंट को बढ़ाता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है वो उस करंट के बढ़ने को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होती है। एक्सटर्नल ईएमएफ क्या होती है? ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है, उसकी हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं तो फ्रिक्शन उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगी, लेकिन हमारी एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो वो हमारी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। तो यही होता है कि जब किसी भी कॉइल के अंदर हम कोई भी चेंजिंग करंट देते हैं, अगर हम एसी देंगे तो वो खुद ही चेंज होता है, खुद ही इंडक्शन होगी। लेकिन अगर हम डीसी देते हैं तो हमें क्या करना होगा? उस डीसी को हमें चेंज करना होगा। तो ये जो इस तरह का प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी कॉइल के अंदर चेंजिंग करंट देने की वजह से उस कॉइल के अपने फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है, तो ऐसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? ऐसी फिनोमेना को सेल्फ इंडक्शन। और इसी फिनोमेना के नतीजे में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उस ईएमएफ को हम कहते हैं बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ इसलिए कहते हैं कि जब एक्सटर्नल ईएमएफ बढ़ती है तो बैक ईएमएफ क्या करती है? उसको कम करने की कोशिश करती है। जब एक्सटर्नल ईएमएफ कम होती है तो बैक ईएमएफ क्या करती है? उसको बढ़ाने की कोशिश करती है। मींस उसका काम हमेशा एक्सटर्नल ईएमएफ के अपोज होता है, इसलिए ऐसी ईएमएफ को हम क्या कहते हैं? ऐसी ईएमएफ को बैक ईएमएफ। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके अंदर दो टर्म इस्तेमाल होते हैं।
कि एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस, दोनों में फर्क है। सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस का नेम है। ये जो मैंने आपको बताया ना, इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब इस सेल्फ इंडक्शन के नतीजे में जो बैक ईएमएफ बनती है, ये बैक ईएमएफ कम बनेगी या ज्यादा बनेगी, हर कॉइल की प्रॉपर्टी होती है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे। अगर कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो बैक ईएमएफ ज्यादा बनेगी, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो बैक ईएमएफ कम बनेगी। और डिपेंड करती है डायमेंशंस ऑफ द कॉइल पे। कॉइल की एरिया बड़ी है तो ज्यादा बैक ईएमएफ बनेगी, अगर एरिया छोटी है तो कम बैक ईएमएफ बनेगी। ठीक है। और डिपेंड करती है उस कॉइल के कोर मटेरियल पे, इस कॉइल के अंदर कौन सा कोर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसको सॉलिडाइड को हम किस पे बनाते हैं, सिलेंडर पे, उसका कोर मटेरियल कौन सा, उस पे डिपेंड करती है। तो ये जो बैक ईएमएफ है वो किसी कॉइल में ज्यादा भी बन सकती है और कम भी बन सकती है। तो ये जो किसी भी कॉइल की बैक ईएमएफ बनाने की सलाहियत है कि वो कम बैक ईएमएफ बनाएगी या ज्यादा बैक ईएमएफ बनाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, dimensions of the coil and nature of the core material, कि किसी भी कॉइल के अंदर ज्यादा बैक ईएमएफ बनेगी या कम बैक ईएमएफ बनेगी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये जो ईएमएफ बनती है ना, बैक ईएमएफ, ये डिपेंड किस पे करती है, ये बैक ईएमएफ जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे। जितनी तेजी के साथ इसमें करंट हम चेंज करवाएंगे ना, उतना तेजी के साथ फ्लक्स चेंज होगा, उतनी ज्यादा बैक ईएमएफ बनेगी। या ये जो होगी नेगेटिव ड्यू टू द लेंज लॉ इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, वेयर एल जो होता है ये सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है, इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और ये डिपेंड किस पे करता है मैंने आपको बता दिया है। और एल का फार्मूला हो जाएगा डेल्टा टी, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पेयर। ठीक है, इसको हम कहते हैं हेनरी। ठीक है, इसका यूनिट होता है हेनरी। अब 1 हेनरी किसके बराबर है, 1 हेनरी का मकसद है अगर 1 एम्पियर पर सेकंड अगर करंट चेंज हो, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट हो, तो हम कहेंगे बैक ईएमएफ कितनी है, 1 हेनरी। सपोज करें इस कॉइल के अंदर 1 सेकंड में करंट 0 से बढ़ के 1 एम्पियर हो, मींस करंट की चेंज कितनी है, 1 एम्पियर पर सेकंड, मींस 1 सेकंड में 0 से बढ़ के क्या हो जाए, 1 एम्पियर। और उसके नतीजे में इसके अंदर बैक ईएमएफ कितनी बने, 1 वोल्ट बने, तो हम कहेंगे उसकी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी है, उसकी सेल्फ इंडक्टेंस जो होती है वो 1 हेनरी। ठीक है, इसका यूनिट जो होता है वो हेनरी, हेनरी के नेम से, तो हम कहेंगे कि इसका जो यूनिट होता है ये हेनरी होता है। अब इसका सेल्फ इंडक्टेंस का एक और फार्मूला भी हो सकता है। देखें, आपको पता है कि ये बैक ईएमएफ होती है माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, लेकिन फेराडे का लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तो होती है एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के। जिस तरह से न्यूटन का फोर्स का लॉ हर फोर्स के लिए F इक्वल टू m है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं।
जिस तरह से हर काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv स्क्वायर लगा सकते हैं, इसी तरह से जो इंडक्शन का फेराडे का फार्मूला है वो हर इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए लगा सकते हैं, फिर वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, चाहे वो कोई और ईएमएफ हो, चाहे वो मोशनल ईएमएफ हो, कोई भी ईएमएफ हो, उसके लिए आप ये लगा सकते हैं क्योंकि ये जनरल फार्मूला। तो आप यहां से कर सकते हैं माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव, डेल्टा टी कैंसल, एल डेल्टा आई इज इक्वल टू एन डेल्टा फाइव। तो आप कर सकते हैं इज इक्वल टू एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा, इस तरह से कर सकते। तो ये हो गया बेटा सेल्फ इंडक्शन। देखिए बेटा पेज खोले यहाँ पर 133। A coil through which a current is flowing has an associated magnetic field। बेटा वो कॉइल जिसमें से करंट गुजर रहा है उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड जुड़ी हुई होती है। If for any reason कि किसी भी वजह से the current changes then so too does the magnetic flux। कि अगर किसी भी रीजन की वजह से इस कॉइल के अंदर करंट चेंज होगा तो इस कॉइल के अंदर क्या चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखें अगर स्टेडी डीसी हो तो स्टेडी डीसी की वजह से तो ये होगी नहीं, क्योंकि स्टेडी डीसी क्या फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, कांस्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, लेकिन एसी से तो होगी इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन के बारे में मोस्टली कहा जाता है कि ये एसी सप्लाई से होगी। And an EMF is induced in the coil. Since this EMF has been induced in the coil by a change in the current through the same coil, the process is known as a self-induction process का name। In accordance with the Lenz's law, the EMF opposes the change that has induced it, and it is therefore known as a back EMF. If the current is increasing, the back EMF opposes the increase. If the current is decreasing, it opposes the decrease। इसके बाद है सेल्फ इंडक्शन, इंडक्टेंस की डेफिनेशन। The mere of the ability of a coil to give rise to a back EMF is known as self inductance of the coil। It is denoted by मैंने फार्मूला कर दिया। The self inductance of a coil is 1 Henry if the current varying through it at the rate of 1 ampere per second induces the back EMF of 1 volt। ठीक है, इसके बाद फार्मूला मैंने कर दिया बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है या म्यूचुअल इंडक्शन किसको कहा जाता है? म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है बेटा, सपोज करें हमारे पास एक कॉइल है, इस तरह से बेटा हमने एक कॉइल ली है और इसकी साइड में हमने दूसरी कॉइल रख दी है। ऐसे भी कर सकते हैं, या क्या होता है कि हम एक फ्रेम लगाते हैं इस तरह से। हम एक सॉफ्ट आयरन का फ्रेम लेते हैं, ये सॉफ्ट आयरन का बना हुआ होता है। सॉफ्ट आयरन जो होता है आयरन निकल कोबाल्ट का एलायन, इसमें हम क्या करते हैं, एक कॉइल को यहाँ पे फोल्ड करते हैं और दूसरी कॉइल को यहाँ पे फोल्ड करते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि सपोज करें हम इस तरह से करें कि हमारे पास इस तरह से फ्रेम, ठीक है, अगर इस तरह से फ्रेम हो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर भी फोल्ड कर सकते, किसी भी तरह फोल्ड। अब अगर इस कॉइल को हम एसी दें
इस कॉइल को हम AC दे, तो बेटा आपको पता है इसमें फ्लक्स चेंज होगा और इसका फ्लक्स अंदर भी होगा और बाहर भी होगा। तो इसका फ्लक्स किसके अंदर चेंज होगा? साइड वाली कॉइल, क्योंकि इसके अंदर करंट चेंज हो रहा है तो इसका फ्लक्स क्या होगा? इसके अपने अंदर भी चेंज होगा। इसके अपने अंदर चेंज होने की वजह से इसके अंदर क्या होगी? सेल्फ इंडक्शन। लेकिन जो बाहर वाला फ्लक्स होगा वो किसके अंदर चेंज होगा? साइड वाली कॉइल में। तो साइड वाली कॉइल में किसका फ्लक्स चेंज हो रहा है? इसका। तो इसके अंदर भी एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो ऐसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें हम एक कॉइल के अंदर दे के दूसरी कॉइल के अंदर हम लेते हैं, तो ऐसी फिनोमिना जिसमें एक कॉइल को हम दे और दूसरी कॉइल के अंदर हम ले, तो ऐसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? ऐसी फिनोमिना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसमें दोनों कॉइल्स के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स का बराबर होना जरूरी नहीं है। भले एक में ज्यादा टर्न हो, एक में कम टर्न हो, भले एक थिक कंडक्टर की बनी हो, एक थिन कंडक्टर की बनी हो, ये कोई जरूरी नहीं होता एक जैसी कॉइल्स हो, डिफरेंट कॉइल्स भी हो सकती है। ठीक है। अब इसके अंदर आप देखोगे कि ये जो ईएमएफ बनती है ये सेकेंडरी कॉइल के अंदर, जिसको देते हैं वो प्राइमरी, जिसको लेते हैं वो सेकेंडरी। EMF in secondary directly proportional to the rate of change of current in primary। क्योंकि हम प्राइमरी के अंदर करंट चेंज करते हैं, सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो सेकेंडरी के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो किसके रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करती है? प्राइमरी पे डिपेंड करती है। या हम ये भी कह सकते हैं ईएमएफ इन सेकेंडरी इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, वेयर एम इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। कि दोनों कॉइल्स में कितनी इंड्यूस्ड ईएमएफ बनती है। अगर ज्यादा ईएमएफ बनती है मींस म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? ज्यादा। अगर कम ईएमएफ बनती है तो मींस म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? कम है। तो आप यहां से कर सकते हैं M इज इक्वल टू ईएमएफ टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा I1। इसका यूनिट भी हेनरी होता है। इसका यूनिट भी जो होता है बेटा वो हेनरी होता है। नेम है इसलिए कैपिटल एच नहीं लिखेंगे, सिवान एच। अब इसमें 1 हेनरी का मकसद क्या? 1 हेनरी का मकसद ये है कि इस कॉइल के अंदर अगर 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट चेंज हो, मींस 1 सेकंड में 0 से बढ़ के 1 एम्पियर हो, और नतीजे में इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी हो? 1 वोल्ट हो, मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके अंदर? सेकेंडरी। अगर 1 वोल्ट हो तो हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी है? म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, सपोज करें हमारे पास ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी है। हम प्राइमरी को दे रहे हैं और सेकेंडरी में ले रहे हैं। अब अगर हम इस तरह से करते हैं, सपोज करें यहां पे हम लें इसके अंदर और दें हम इसको, तो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी रहेगी। अगर दो कॉइल्स की म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी है तो किस कॉइल को आप प्राइमरी रखते हो, किसको सेकेंडरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। दोनों कंडीशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी हो जाएगी? 1 हेनरी होगी। इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, फैराडे का लॉ कहता है कि ये तो होती है डेल्टा फाई डेल्टा टी के बराबर। ठीक है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा आई टू, ये N2 होगा, फैराडे के लॉ के अंदर N2 होगा, फ्लक्स भी 2 के अंदर चेंज होगा, अपान हो जाएगा डेल्टा टी। कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एम डेल्टा आई टू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस N2 डेल्टा फाई 2 अपॉन डेल्टा टी। कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा एम डेल्टा आई जो है वो I1 होगा ना बेटा,
I1 होगा बेटा, क्योंकि फ्लक्स जो है वो किसके अंदर चेंज होता है बेटा, करंट किसके अंदर चेंज होता है, फर्स्ट के अंदर। मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा इनटू डेल्टा 5 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं आप। तो ये होती है बेटा, इस फिनोमेना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। देखिए बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन है, if two coils are close together, then a changing current in one coil, the primary, sets up a changing magnetic field in the other secondary। जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है उसको सेकेंडरी, जिसमें देते हैं उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी। and so induces an EMF in it। This the effect is known as a mutual induction। The mutual inductance in of the pair of the coils is defined mutual inductance, मैंने बता दिया। The mutual inductance of the pair of coils in has the same value no matter which of the given pair of coil is taken to be the primary। कौन सा प्राइमरी बनाते हैं, कौन सा सेकेंडरी बनाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स यूनिट इज आल्सो हेनरी, ठीक है बेटा। अब इसके बाद छोटा सा टॉपिक है हमारा नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है बेटा। जिस तरह से बेटा फ्रिक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन जरूरी भी होती है, गैर जरूरी भी होती है, बातें नहीं करे बेटा, मसला है कोई। तो देखें, जिस तरह से फ्रिक्शन जरूरी भी होती है, गैर जरूरी भी होती है, इसी तरह से कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे कॉइल्स की यूज करनी पड़ती है, कॉइल्स में करंट भी चेंज करना पड़ता है, और रिक्वायरमेंट भी होती है कि इंडक्शन भी ना हो। अब एक कॉइल भी लें, उसके अंदर करंट भी चेंज करें, तो जाहिर सी बात है उसका तो फ्लक्स चेंज होना है, ठीक है। लेकिन सिचुएशन की डिमांड होती है कि इंडक्शन ना हो, क्योंकि इंडक्शन होगी तो वहां पे मसला होगा, जो हम पर्पस से जो चीज हम कर रहे होंगे वो नहीं कर पाएंगे फिर इंडक्शन की वजह से। तो ऐसी कॉइल जिसके अंदर करंट भी चेंज हो लेकिन ईएमएफ इंड्यूस ना हो, तो ऐसी वाइंडिंग को हम कहते हैं, कॉइल वाइंडिंग कॉइल सेम है, ऐसी वाइंडिंग को हम कहते हैं नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग, ठीक है। तो नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग का मकसद क्या होता है, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग का मकसद है नो आप कह सकते हैं कि ये इस्तेमाल कहां पे होती है बेटा, ब्रिज सर्किट्स में। ब्रिज सर्किट अभी आपका पढ़ा हुआ नहीं 15 चैप्टर में। और नो ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन। अब ये कैसे बनाई जाती है बेटा, देखें, अगर हम इस तरह से एक कॉइल बनाएंगे, सपोज करें हम एक कॉइल इस तरह से बनाते हैं और उसके अंदर इस तरह से फोल्डिंग करते हैं, इस तरह से सपोज करें हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं और इसको हम देते हैं करंट। सपोज करें ये पॉजिटिव, ये
निगेटिव। यहाँ पे करंट इस तरह से जाएगा बेटा, और ये राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्थ, और ये कौन सा हो जाएगा बेटा, साउथ। यहां से नॉर्थ से लाइनें निकलेंगी और साउथ में जाएंगी। अगर ये करंट चेंजिंग होगा तो ये इसके अंदर अपना फ्लक्स चेंज होगा और इसके अंदर क्या हो जाएगी, सेल्फ इंडक्शन होगा। अब इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं बेटा कि वायर को इस तरह, कॉइल को इस तरह से बनाते हैं। सपोज करें कॉइल को हम इस तरह से बनाए, इस तरह से बेटा हम कॉइल को इस तरह से बनाते हैं। हम कॉइल को बेटा इस तरह से डबल फोल्ड करते हैं, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम इसको डबल वायर से बनाते हैं। इस तरह से पॉजिटिव ये बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा। आप कह ले अगर कॉइल को ऐसे बनाते हैं, आप देख ले बेटा, सपोज करें कॉइल को ऐसे बनाते हैं, इस तरह से सिंगल फोल्ड का इंडक्शन हो जाएगी। अगर इसमें करंट चेंज होगा इंडक्शन होगा। लेकिन अगर इस तरह से, इस तरह से डबल करके बनाए इस तरह से, इंडक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आप इसको देखें। देखिए बेटा, सपोज करें आप इसको करंट देते हो तो इन फोर्स के अंदर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, इसमें करंट डाउनवर्ड होगा। तो इसके हिसाब से ये नॉर्थ होगा और ये कौन सा हो जाएगा, साउथ। अब ये करंट जब यहां पे आएगा तो घूम के वापस आएगा, और रेड टर्न के अंदर करंट क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड होगा, और यहां से करंट इस तरह से बाहर आएगा। तो रेड टर्न के हिसाब से ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। तो इसका मकसद है ये दो कॉइल्स बन गई। एक कॉइल का नॉर्थ है तो दूसरी कॉइल का कौन सा है, साउथ है। ये नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देंगे, ये नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देंगे। तो इसमें करंट भले चेंज हो लेकिन कोई भी फ्लक्स ही नहीं बनेगा। जब फ्लक्स ही नहीं बनेगा तो ईएमएफ जो है वो इंड्यूस नहीं होगी। तो इस तरह से डबल फोल्ड करने से हम क्या करते हैं कि दो कॉइल्स हम बना लेते हैं। जहां पे एक का नॉर्थ होता है वहीं पे दूसरे का क्या होता है, साउथ होता है। तो ये नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि अगर ऐसी कॉइल के अंदर आप ईएमएफ, आप करंट चेंज भी करोगे ना, तो इसमें तो फ्लक्स ही नहीं बनता। जब फ्लक्स ही नहीं बनेगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं। ठीक है, कल डिस्कस।